हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th में इतिहास के लेसन राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत नरमपंथी एवं चरमपंथी टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा। नरमपंथी और चरमपंथी कौन थे, आइए सबसे पहले ये देखते हैं। यह नरमपंथी और चरमपंथी कांग्रेस के ही लोग थे। यह दो विचारधाराएं थीं जो राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरमपंथी वे कहलाए जो शांतिपूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भारत को आजाद करवाना चाहते थे। यह अंग्रेजों को अपनी बातें मनवाने के लिए शांतिपूर्वक धरना देना या प्रार्थना करना, पत्र लिखना आदि में विश्वास करते थे। इनमें प्रमुख रूप से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले आदि प्रमुख नेता थे। यह आज़ादी शांतिपूर्वक, अहिंसा कह लीजिए, अहिंसा के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। वहीं कांग्रेस का दूसरा दल जो था वह चरमपंथी या गरमपंथियों का था। इसको गरम दल भी कहते हैं, नरमपंथी को नरम दल भी कहते हैं। इसके नेता या इसके मुख्य नेता लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, यह चरमपंथी या गरम दल के प्रमुख नेता थे। इनमें क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए लड़ने के लिए व्याकुलता थी। यह आज़ादी अहिंसात्मक तरीके से तो ये लड़ाई लड़ते थे, परंतु अगर जो अंग्रेज हमारी बातें नहीं मान रहे, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो हम हिंसात्मक तरीके को भी अपना सकते हैं। यानी इनका मानना था कि अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमें क्रांति का भी रास्ता अपनाना पड़ सकता है। यदि हमें अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने के लिए क्रांति का रास्ता अपनाना पड़े तो भी हम अपना सकते हैं। चरमपंथी या गरम दल के अंदर ये विचारधाराएं कैसे आई, या वे परिवर्तनकारी राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण थे? इसके कारण यह है कि अंग्रेजों की जो प्रतिक्रिया थी, अंग्रेज जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट बना दिए, राजद्रोह विरोधी कानून बना दिए, रॉलेट एक्ट बना दिए। जो भारतीयों पर कानून बनाते थे, जो क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंग्रेज कानून बनाते थे, इससे जो यहाँ के राष्ट्रवादी नेता थे उनका खून खौल उठता था कि हमारे ही देश में हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसलिए इनके विचार नरमपंथियों से थोड़ा भिन्न थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था। उद्देश्य क्या था? देश की आज़ादी। नरमपंथियों का उद्देश्य भी वही था, चरमपंथियों का उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेजों से भारत की मुक्ति, परंतु आज़ादी के लिए संघर्ष के तरीके अलग अलग थे। अब आगे देखिए बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों की हालत खराब होने लगी। अंग्रेज डर गए कि कहीं 1857 की तरह से फिर एक बहुत बड़ा विद्रोह न हो जाए। इसलिए
राष्ट्रवादी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया। क्यों बंगाल का विभाजन किया गया? क्योंकि प्रारंभिक राष्ट्रवादी गतिविधियां, सही मायने में कहें तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो है बंगाल से ही हुई है। भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति बंगाल से ही हुई है। तो बंगाल को केंद्र मानते थे राष्ट्रवाद का, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने यह निर्णय लिया कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए हिंदू और मुसलमानों के रूप में। लेकिन भारतीय जनता के सामने, भारतीय लोगों के सामने कर्जन ने इस बंटवारे का या इस विभाजन का उद्देश्य बताया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासन करने में असुविधा होती है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे वास्तविक उद्देश्य अंग्रेजों का यह था कि बंगाल से राष्ट्रवादी गतिविधियां दिन पर दिन बहुत तेज हो रही है, इसलिए यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांट दिया जाए ताकि हमें शासन करने में सुविधा हो। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्टों में बांटा, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक थी और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। और बंगाल के विभाजन के बाद यह हिंदू और मुसलमान जो हैं आपस में बंट जाएंगे, उनमें एकता का अभाव हो जाएगा, इसलिए राष्ट्रवादी ताकतें क्या हो जाएंगी? कमजोर पड़ जाएंगी। इसी उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया। 1905 में विभाजन के बाद लोगों ने माथे पर काली पट्टियां बांध करके विरोध प्रदर्शित किया। उसके बाद इस आंदोलन के विरोध में लोगों ने एक दूसरे, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी कि इनके विभाजन करने से कुछ नहीं हो सकता, हम लोग ये कहिए मिल करके ही भारत की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। इसी विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल के लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब हम स्वराज के लिए पहला हथियार स्वदेशी होगा। जो ब्रिटेन से आयातित वस्तुएं थी, जो ब्रिटेन से आने वाली वस्तुएं थी, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। हम अंग्रेजों के सामानों को नहीं खरीदेंगे, हम अंग्रेजों के स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, हम अंग्रेजों की किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। यह स्वदेशी आंदोलन था। भारत में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करेंगे, भारत की वस्तुओं का सेवन करेंगे, भारत के व्यापार को बढ़ाएंगे, भारत के लघु कुटीर उद्योग को बढ़ाएंगे। अगर जो ऐसा करेंगे तो अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था स्वतः ही ध्वस्त हो जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और इस स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, उनकी दुकानों का बहिष्कार किया गया, उनकी दुकानों पर धरना दिया गया। विद्यार्थियों ने जो अंग्रेजी स्कूल थे उसका बहिष्कार किया, अध्यापकों ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का बहिष्कार किया। इस प्रकार से यह आंदोलन बहुत ही सक्रिय रहा और अंग्रेजों की इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से अरविंदो घोष द्वारा प्रचलित निष्क्रिय प्रतिरोध का एक व्यापक कार्यक्रम था। इसमें सरकारी कार्यों के भी महत्वपूर्ण पक्षों में जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं, प्रशासन, न्यायपालिका की स्थापना तथा समाज सुधार की योजनाओं पर बल दिया। इस प्रकार कार्यक्रम के रचनात्मक पक्ष पर बल दिया गया। अब आइए देखते हैं भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां 1905 से 1920 ईस्वी के मध्य। भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां तो तेज थी ही, इसके साथ साथ विदेशों में जो भारतीय थे वह भारत की आज़ादी के लिए तरह तरह के संगठन बनाकर तरह तरह के हथियार भारतीय क्रांतिकारियों को भेज करके
क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। जैसे 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में प्रथम क्रांतिकारी समूह 1902 के आसपास मिदनापुर बंगाल में है, ज्ञानेश्वर नाथ बसु द्वारा बनाया गया। कोलकाता में प्रथम प्रमोद मित्र एवं बड़ौदा में अरविंदो घोष के प्रतिनिधि जतीन्द्र नाथ बनर्जी तथा वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। अनुशीलन समिति यह क्रांतिकारी गुप्त संगठन था। भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा युगांतर, बी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत, यह याद करना है आप लोग को। अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? बी.डी. सावरकर। युगांतर नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की भूपेंद्र नाथ दत्ता की स्थापना की गई। यह क्रांतिकारी संगठन क्या करते थे? अंग्रेजों से लड़ते थे। यह भूमिगत थे, इनको अंग्रेजों को इनके बारे में पता नहीं था। अगर पता चल जाता था तो उनके सदस्यों को पकड़ करके जेल में डाल देते थे और उनको फांसी दे देते थे। अब इसी के साथ ही विदेशों में भी भारतीयों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार किया गया। 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। जो हमारे शासक थे ब्रिटिश, उनके ही शहर में इंडिया हाउस की स्थापना की तथा भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया। श्याम जी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र भी निकाला, जिससे युवाओं को क्रांति की तरफ आकृष्ट किया तथा स्कॉलरशिप की एक योजना भी प्रारंभ की। 1907 ईस्वी में बी.डी. सावरकर भी इसमें शामिल हो गए। आइए देखिए, इंडिया हाउस के जो सदस्य थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमलाचार्य, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल धिंगरा, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, यह लोग क्या थे? यह श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस के सक्रिय सदस्य थे। इन्होंने ही क्या किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड किचनर तथा इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडीसी कर्जन वाइली की हत्या की योजना बनाई थी इंग्लैंड में। इसी प्रकार से 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था क्रांतिकारी गदर पार्टी। तो यहाँ से याद रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किसने की? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। इस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के साथ साथ विदेशों में भी भारत की आज़ादी के लिए प्रसारित हो रही थी। उसके बाद इस क्रांतिकारी गतिविधियों को विदेशों से तथा भारत से बल मिलने लगा और अंग्रेजों की नीयतें उड़ने लगी। जैसे मैडम कामा ने फ्रांसीसी समाजवादियों के साथ संपर्क विकसित किया और 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया और भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार फहराया। यह तिरंगा नहीं था, लेकिन एक भारत के राष्ट्र ध्वज के प्रतीक के रूप में झंडा फहराया। 1915 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त तथा लाला हरदयाल के नेतृत्व एवं जर्मन विदेशी कार्यालय के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां भारत की आज़ादी के लिए तीव्र हो रही थी। इसी के साथ आगे देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से। इसका उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय को संगठित करना तथा उनकी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखना। प्रारंभ में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, परंतु बाद में
सांप्रदायिक ताकतों ने मुस्लिम लीग को एक सांप्रदायिक पार्टी बना दिया और यह केवल मुस्लिम संप्रदाय की पार्टी बनकर के रह गई और आज़ादी के समय मुस्लिम लीग के नेतृत्व में ही भारत का विभाजन संभव हुआ। तो इस तरह से मुस्लिम लीग का जन्म या मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना के पीछे भी अंग्रेजों का ही हाथ था। जब क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में तीव्र हो रही थी तो अंग्रेजों ने भारतीयों के बीच खाई पैदा करने के लिए हिंदू और मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया और उस बांटने के क्रम में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आइए आगे देखते हैं। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन और होम रूल आंदोलन। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं, या लखनऊ समझौता इसी अधिवेशन में हुआ। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ, गुजरात के सूरत में, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल में। और मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हो ही चुकी थी। तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य, नरम दल के सदस्य, गरम दल के सदस्य सभी ने सम्मिलित रूप से भाग लिया और समझौता हुआ कि यदि हम आपस में मिल करके आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते हैं और हम अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए लखनऊ में नरम दल, कांग्रेस, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ कि आगे की जो लड़ाई होगी हम लोग एक साथ मिल करके लड़ेंगे। चूँकि यह समझौता, लखनऊ समझौता जो है, अंग्रेजों को झकझोर दिया, परंतु यह समझौता ज़्यादा समय तक चल न सका और मुस्लिम लीग आज़ादी के लिए अलग संघर्ष करने लगी और कांग्रेस अलग करने लगी, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फिर खाइयां पैदा कर दी। होम रूल लीग यानी स्वशासन। होम रूल लीग यानी भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की जो एक शाखा है उसको मद्रास के निकट अडयार में एनी बेसेंट ने खोला था। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की भारत में स्थापना की थी, वो भी कहाँ, मद्रास के निकट अडयार के पास। सन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट चूंकि विदेशी थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद से इतनी प्रभावित थी कि वह भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए तरह तरह के कार्यक्रम बनाए, जैसे होम रूल लीग की स्थापना की। इसकी शाखाएं देश के अन्य हिस्सों में भी खोली गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम क्षेत्रीय जो अपने प्रांतों का शासन, अपने गांव का शासन खुद करें। अंग्रेज हमारे शासक कैसे हो सकते हैं, वो तो विदेशी हैं। तो होम रूल लीग यानी अपना शासन स्वयं करना, इसका इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था कि हम अपना शासन स्वयं करें, हम अंग्रेजों की अदालतों में न जाएं। अगर हमारे बीच विवाद उत्पन्न होता है तो हम उसका स्वयं निपटारा कर लें। इसके समर्थक संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे। सन 1917 में तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीगों ने परस्पर सहयोग करते हुए कार्य किया। देश भर में इसकी शाखाएं स्थापित की गई तथा होम रूल लीग की मांग लोकप्रिय हो गई। तिलक ने 1916 ईस्वी में देश में व्यापक रूप से यात्रा की तथा लोगों को होम रूल के झंडे के नीचे एकत्रित होने की अपील की। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू
जैसे नेता भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। यह होम रूल लीग एक आंदोलन की तरह से कार्य किया, लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य किया कि जब तक भारतीय जागरूक नहीं होंगे अपना शासन करने के लिए, तब तक मुक्ति मिल नहीं सकती है अंग्रेजों से। यानी हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपना शासन स्वयं कर सकते हैं। जैसे अंग्रेज कहते थे कि भारतीय असभ्य हैं, ये अपना शासन नहीं अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसलिए हम इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं शासन करने की। तो होम रूल लीग के सदस्यों ने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की कि हम अपना शासन स्वयं कर सकते हैं, हमें अब भारतीयों की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के साथ यह लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।